नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेस SOHS, सर्टिफिकेट इन फर्स्ट एड कार्यक्रम CFED, BNSL 040 प्राथमिक चिकित्सा में कौशल, खंड 1 व्यवहारिक मैनुअल 1, इकाई 7 CPR और रिकवरी स्थिति 7.0 परिचय। मानव शरीर को समझना पर सिद्धांत पाठ्यक्रम के खंड 1 की इकाई 2 में आपने सीखा है कि हमारी श्वसन और परिसंचरण प्रणाली हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को ऑक्सीजन, ग्लूकोज और अन्य पोषक तत्व प्रदान करने के लिए एक दूसरे के समन्वय में कैसे कार्य करती हैं। यदि इनमें से कोई भी प्रणाली काम करना बंद कर देती है, तो हमारा मस्तिष्क कुछ ही मिनटों में काम करना बंद कर देता है। सबसे सामान्य स्थिति वह है जहां अचानक कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। हालांकि इन दोनों प्रणालियों से यानी या तो CPR द्वारा या पीड़ित को रिकवरी की स्थिति में रखकर पुनर्जीवित किया जा सकता है। इन प्रक्रियाओं के बारे में आपको थोड़ा ज्ञान है क्योंकि हमने इनके बारे में आपात स्थितियों को पहचानने में सिद्धांत खंड 2 इकाई 1 में चर्चा की है। इस इकाई में आप CPR और रिकवरी की स्थिति के निष्पादन के लिए कौशल प्राप्त करते हुए पीड़ित को CPR देने और रिकवरी की स्थिति में रखने के लिए उसका आकलन करना सीखेंगे। 7.1 उद्देश्य। इस इकाई के पूर्ण होने के बाद आप सक्षम होंगे रिकवरी की स्थिति और CPR के लिए पीड़ित का आकलन करने में, CPR का निषादन करने में कौशल प्राप्त करने में तथा रिकवरी की स्थिति में पीड़ित को रखकर कौशल का प्रदर्शन करने में। 7.2 CPR तथा रिकवरी की स्थिति के लिए पीड़ित का आकलन। पीड़ित से संपर्क करने से पहले आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आसपास का वातावरण आपके और पीड़ित के लिए सुरक्षित है। हमने इस पर सिद्धांत पाठ्यक्रम के खंड 2 की इकाई 1 और इकाई 3 में विस्तार से चर्चा की है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण इस बात का आकलन करना है कि पीड़ित को रिकवरी की स्थिति में रखा जाना चाहिए या नहीं, या उसे CPR की आवश्यकता है या नहीं। इस खंड में आप इस आकलन को और CPR का प्रदर्शन या पीड़ित को रिकवरी की स्थिति में रखने का कौशल सीखेंगे। उद्देश्य। पीड़ित का आकलन करने का मुख्य उद्देश्य आकलन का संचालन करना है और यह पता लगाना है कि आपातकाल में पीड़ित को पुनर्जीवित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया आरंभ की जानी चाहिए। अपेक्षित सामग्री। इस गतिविधि के लिए आपके पास एक वॉलंटियर होना चाहिए। हालांकि उसे समझाया जाना चाहिए कि मुद्रा बदलकर उन्हें एक विशिष्ट स्थिति में रखा जाएगा। यदि आप AED का अभ्यास करना चाहते हैं तो इसके स्थान एक पुतला लें। प्रक्रिया। चरण 1। वॉलंटियर को पीड़ित के रूप में अभिनय करने के लिए कहें। उसे अपनी पीठ के बल लेटने के लिए कहें। कौशल। वॉलंटियर को आराम से पीठ के बल लेटना चाहिए। लेटते समय उसे अपने शरीर के किनारे दोनों हाथों को रखकर और दोनों पैरों को सीधा करके पीठ के बल लेटना चाहिए। चरण 2। नीचे दिए गए प्रवाहरेख के अनुसार आकलन का संचालन करें। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। चरण 3। व्यक्ति के कंधे पर थपथपाएं और जोर से बोलें, हेलो, क्या आप ठीक हैं? कौशल है कंधे का थपथपाना और हेलो, क्या आप ठीक हैं बोलना एक साथ किया जाना चाहिए। यदि पीड़ित एक शिशु उम्र 0 से 1 वर्ष है तो आपको उसके पैर की किसी भी एड़ी पर थपथपाना चाहिए। चरण 4। यदि व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं देता है तो श्वसन और नब्ज हेतु जांच करें। कौशल श्वास लेने के प्रत्येक प्रयास के साथ सीने के उत्थान को देखकर श्वसन को जांच जाना चाहिए। हांफने को श्वास की अनुपस्थिति माना जाना चाहिए। चरण 5। यदि पीड़ित कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है परंतु सांस ले रहा है तो उसे रिकवरी की स्थिति में रखें। चरण 6।
यदि पीड़ित कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है और सांस नहीं ले रहा है, तो सीपीआर तत्काल आरंभ किया जाना चाहिए। कौशल सीपीआर की प्रक्रिया पर खंड 7.3 में चर्चा की गई है और रिकवरी की स्थिति की प्रक्रिया पर खंड 7.4 में चर्चा की गई है। चरण 7 पीड़ित के सचेत होने तक यह प्रक्रिया जारी रखें। इस प्रकार प्रतिक्रियाशीलता और श्वसन के लिए एक पीड़ित का आकलन करके आप यह तय कर सकते हैं कि उसका जीवन बचाने के लिए कौन सी प्राथमिक चिकित्सा देखभाल प्रदान की जानी है। 7.3 सीपीआर। पिछले भाग में हमने सीखा कि आपात स्थिति में पीड़ित का आकलन और प्रतिक्रिया का अगला चरण कैसे तय करना है, अर्थात सीपीआर देना है या नहीं, या रिकवरी की स्थिति में रखना है या नहीं। इस खंड में हम सीपीआर और सीपीआर देने की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। 7 मार्च 2001 संकल्पना और उद्देश्य। संकल्पना। कार्डियोपल्मनरी रिससिटेशन सीपीआर से तात्पर्य है कार्डियो हृदय, पल्मनेरी फेफड़ों से संबंधित, रिससिटेशन पुनर्जीवित करना। यह हृदय और फेफड़ों की कार्यप्रणालियों को पुनर्जीवन देने की प्रक्रिया है जब वे बंद हो जाते हैं। यह व्यक्ति के सीने को संपीड़ित करने की एक वैकल्पिक प्रक्रिया है और उसे सीने के 30 संपीड़न और 2 कृत्रिम बचाव सांसों के चक्र में कृत्रिम सांस देने के लिए दिया जाता है। यह एक आपातकालीन प्रक्रिया है जो तब तक दोहराई जाती है जब तक हृदय और फेफड़ों की कार्यप्रणाली बहाल नहीं हो जाती। हमने सिद्धांत पाठ्यक्रम के खंड 2 की इकाई 3 में सीपीआर की संकल्पना पर विस्तार से चर्चा की है। सीपीआर का उद्देश्य। सीपीआर अचानक होने वाले कार्डियक अरेस्ट में दिया जाता है, जो एक खतरनाक स्थिति है जहां हमारा दिल हमारे शरीर में रक्त को पंप नहीं कर पाता है। अचानक होने वाला कार्डियक अरेस्ट विभिन्न स्थितियों में हो सकती है, जैसे बिजली का झटका, हृदय रोग, रक्त की गंभीर हानि, कुछ दवाओं का ओवरडोज, एलर्जी की प्रतिक्रिया, डूबना और कुछ सांपों के काटने में। मस्तिष्क में रक्त और ऑक्सीजन की कमी व्यक्ति को बेहोश कर देती है, सांस रुक जाती है और मिनटों में मौत हो सकती है। सीपीआर में हम 2 बचाव सांसों के लिए सीने के 30 संपीड़न के अनुपात में बचाव सांस के साथ बारी बारी से हृदय बटा छाती को संपीड़ित करते हैं। यह कुछ समय के लिए जीवन को बनाए रखने के लिए हमारे मस्तिष्क को परिसंचरण के साथ साथ ऑक्सीजन भी प्रदान करता है। इस समय के दौरान हम उन्नत देखभाल प्रदान करने के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली बटा आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं बुलाते हैं। जैसा कि आपने सीपीआर और एडी पर खंड 2 की सैद्धांतिक इकाई 3 में अध्ययन किया है कि अचानक होने वाले कार्डियक अरेस्ट का सबसे प्रभावी उपचार एडी का उपयोग है, परंतु यह तुरंत उपलब्ध नहीं हो सकता है और सीपीआर पीड़ित के लिए एडी आने तक रक्त परिसंचरण और श्वसन को बनाए रखने के लिए समय प्राप्त करता है। 7 मार्च 2002 प्रक्रिया। सीपीआर देने की प्रक्रिया निम्नानुसार है। अपेक्षित सामग्री। प्रभावी सीपीआर का प्रदर्शन करने में विभिन्न कौशल सीखने के लिए निम्नलिखित सामग्रियों उपकरणों की आवश्यकता होती है। एक वयस्क सीपीआर पुतला। 2 एक शिशु सीपीआर पुतला। सीपीआर देने के लिए प्रक्रिया के चरण। चरण 1। जैसा कि परिदृश्य ऐसा हो कि व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है और नहीं सांस ले रहा है, आप आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को सक्रिय करेंगे और एडी हेतु पूछेंगे। इस बीच आप सीपीआर आरंभ कर देंगे। कौशल आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं प्रत्येक देश में भिन्न होती हैं। हमारे देश में यह पास के अस्पताल से एम्बुलेंस या अस्पताल के किसी भी कर्मचारी को बुलाना होता है। इसके अतिरिक्त एम्बुलेंस का फोन नंबर भारत के प्रत्येक राज्य में भिन्न होता है।
सिद्धांत पाठ्यक्रम के ब्लॉक 1 की इकाई 1 के परिशिष्ट 1 में विभिन्न फोन नंबर और हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं। चरण 2 पुतले पीड़ित की एक ओर अपने घुटनों के बल बैठें। चरण 3 उरोस्थि के निचले आधे हिस्से पर अपने प्रमुख हाथ के कोने को रखें। चित्र 7.2 उरास्थि बटा उरोस्थि। दो निशानों के बीच की दूरी प्रमुख हाथ के कोने को रखने के लिए अस्थिति। निशान जहां उरोस्थि पसली से मिलती है को आधे में पसली विभाजित करें। चित्र 7.23 सीने का संपीड़न देने के लिए अवस्थिति। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। कौशल यह पता लगाने के लिए कि संपीड़न देते समय हाथों को सीने पर किस स्थान पर रखना है, आप छाती के मध्य को जांचें और इस मध्यस्थल के नीचे के स्थान पर हाथों को रखें। दो नीपल के बीच में बनी लाइन के मध्य में यह बिंदु आता है जो उरोस्थि के ठीक नीचे है। चरण 4 अपना दूसरा हाथ पहले हाथ पर रखें और उंगलियों को आपस में लॉक करें। चित्र 7.3। चरण 5 चित्र 7.3 अवस्थान पर उंगलियों को आपस में लॉक करना। 100 से 120 प्रति मिनट की दर से अपने कंधों से अपने शरीर के दबाव का उपयोग करते हुए तेज और गहरे 30 संपीड़न दें। चित्र 7.4 वयस्कों और बच्चों 1 से 8 वर्ष में लगभग 2 इंच और शिशुओं 0-1 वर्ष में कम से कम 1.5 इंच दबाएं। आंख दृढ़ता से और तेजी से दबाएं। कौशल बच्चों में संपीड़न तकनीक समान है। 1 से 8 वर्ष की आयु। आप बच्चे की उम्र और गठन के आधार पर एक या दोनों हाथों का उपयोग कर सकते हैं। शिशुओं के लिए नवजात और 1 वर्ष की आयु तक आपको निप्पल लाइन के ठीक नीचे उरोस्थि पर तर्जनी और मध्यमा उंगलियों को रखना चाहिए, जैसे कि सिद्धांत ब्लॉक 2 की इकाई 3 में चर्चा की गई है। चरण 6 प्रत्येक संपीड़न के दौरान क्लिक ध्वनि द्वारा अपने संपीड़न की शुद्धता का सत्यापन करें। कौशल ऊपर दिए गए चरणों को करने से सीने को संपीड़न दिया जाता है। यह केवल हाथ वाले सीपीआर के लिए तकनीक है जिसमें सहायता पहुंचने तक या एडी उपलब्ध होने तक या कोई अन्य प्रशिक्षित प्रेक्षक द्वारा आपकी सहायता करने तक बचाव सांसों के बिना केवल सीने को संपीड़न दिया जाता है। यह करें जब आप बचाव सांस नहीं देना चाहते या हिचकते हैं। यह एक अच्छी विधि है और सहायता आने तक पीड़ित को बनाए रखने में सहायता करती है, परंतु बचाव सांसों के साथ सीपीआर देना हमेशा बेहतर होता है। इसलिए सीने के संपीड़न के साथ सीपीआर आरंभ करने का प्रयास करें। चरण 7 सीने के 30 संपीड़न के बाद पुतले का मुंह खोलें और नाक या मुंह में किसी भी बाह्य पदार्थ हेतु अवलोकन करें। यदि आप कुछ भी देखते हैं तो इसे सावधानीपूर्वक निकालें, लेकिन गलत घुमावदार संचलन से बचें। चरण 8 सिर झुकाने और ठोड़ी उठाने की तकनीक द्वारा वायुमार्ग खोलें। चित्र 7.6 सिर और रीढ़ की हड्डी की चोट में पीड़ित का आकलन और व्यवहारिक खंड 2 की इकाई 1 में जबड़े के थ्रस्ट तकनीक पर की गई चर्चा का उपयोग करें। कौशल ठोड़ी को ऊपर चिन लिफ्टर उठाते समय माथे सिर को झुकाना पर दृढ़ नीचे की ओर दबाव डालें। यह सिर को पीछे की ओर झुकाएगा और जबड़े को आगे की ओर उठाएगा। चरण 9 पीड़ित के माथे पर एक हाथ के पिछले हिस्से को रखें और अपने अंगूठे और तर्जनी उंगली के साथ नाक को बंद करके अवरुद्ध करें। कौशल अपनी उंगलियों से नरम ऊतकों को दबाने से बचें क्योंकि यह वायुमार्ग को बाधित कर सकता है। चरण 10 दूसरे हाथ की उंगलियों को ठोड़ी के हड्डी वाले हिस्से के नीचे रखें। मुंह को थोड़ा खोलने के लिए अंगूठे को ठोड़ी के ऊपरी हिस्से पर लगाना चाहिए। चरण 11 अपनी पसंद के अनुसार या जब पीड़ित अजनबी है जिसे आप जानते नहीं, उसके मुंह के ऊपर बैरियर
फेस मास्क बटा रूमाल चुन्नियाँ दुपट्टा रखें। कौशल, यह पारसन दूषण से बचने में सहायता करेगा। चरण 12, एक गहरी सांस लें। चरण 13, तंग सील बनाकर पीड़ित के मुंह को अपने मुंह से घेरें। चरण 14, एक सेकंड के लिए पीड़ित के मुंह में हवा डालें और सीने के उठान की जांच करें। कौशल, बच्चों और शिशुओं के मामले में बचाव सांसों को बहुत अधिक जोर से न दें। इसके अतिरिक्त शिशुओं में आपके मुंह की सील को नाक और मुंह दोनों को कवर करना चाहिए। यदि आप सीने के उठान को नहीं देख सकते हैं तो पहले चर्चा किए अनुसार सिर को झुकाने और ठोड़ी को ऊपर उठाने की तकनीक द्वारा पीड़ित के सिर को दोबारा ठीक स्थिति में लाएं और पीड़ित के मुंह और अपने मुंह के बीच एक अच्छी सील बनाएं। पीड़ित के मुंह में फिर से हवा डालें और सीने के उठान का अवलोकन करते रहें। चरण 16, सीने के 30 संपीड़न और 2 बचाव श्वास के निरंतर चक्र को दोहराएं। कौशल, जब अन्य प्रशिक्षित व्यक्ति उपलब्ध होता है तो एक सीने का संपीड़न दे सकता है और दूसरा व्यक्ति बचाव सांस दे सकता है। दोनों व्यक्तियों को हर 2 मिनट या 5 चक्र के बाद अपनी भूमिका को बदलना चाहिए। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और शिशुओं के लिए 2 बचावकर्ताओं के साथ संपीड़न और सांसों का अनुपात 15:02 है। अवर्सिटी। चरण 17, चित्र 7.9, 2 बचावकर्ता सीपीआर। यदि एडी उपलब्ध हो जाता है तो इसे चालू करें और एडी के ध्वनि निर्देशों का पालन करें। कौशल, यदि एडी आपको सीपीआर देने के लिए संकेत देता है तो सीने के 30 संपीड़न और 2 बचाव श्वास के चक्र को जारी रखें। यदि एडी आपको सीपीआर को रोकने का संकेत देता है तो प्रतिक्रिया और श्वसन के लिए पीड़ित का आकलन करें और खंड 7.2 में दिए प्रवाह आरेख का अनुसरण करें। हमने एडी पर सिद्धांत खंड 2 की इकाई 3 और उसकी प्रक्रिया पर अगली इकाई में विस्तार से चर्चा की है। चरण 18, यदि एडी उपलब्ध नहीं है तो सीने के 30 संपीड़न और 2 बचाव सांसों के चक्र को जारी रखें। याद रखें, सीपीआर तब तक जारी रखना होगा जब तक पीड़ित व्यक्ति प्रतिक्रिया देना और बटा या सांस लेना आरंभ नहीं कर देता है। विशेष चिकित्सा सहायता नहीं आती है। कोई व्यक्ति, एक प्रशिक्षित कर्मचारी, आपकी सहायता नहीं करता है। एडी उपलब्ध नहीं हो जाता है। चरण 19, पीड़ित को चिकित्सा सहायता आने पर स्थानांतरित करें। इसके पश्चात आवश्यकतानुसार रिपोर्ट और रिकॉर्ड करें। 7 मार्च 2003। सुरक्षा और सावधानियां। अपनाई जाने वाली सुरक्षा सावधानियां निम्नलिखित हैं। 1. सीने का संपीड़न। हाथों की अनुशंसित स्थिति का पालन करें। यह पसलियों के फ्रैक्चर को रोकेगा और वांछित प्रभावी सीने का संपीड़न प्रदान करेगा। संपीड़न देते समय आपकी कलाई में कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। दोनों कोहनी सीधी होनी चाहिए। सीने के साथ संपर्क कभी भी खोना नहीं चाहिए। प्रत्येक संपीड़न के बाद सीने को पूरी तरह से अपनी मूल स्थिति में आने दें। दर कम से कम 100 से 120/मिनट होनी चाहिए। संपीड़न को समकालिक बनाने के लिए आपको 30 तक गिनती जारी रखनी चाहिए। संपीड़न के बीच किसी भी रुकावट को न्यूनतम करें। 2. बचाव सांसें। यदि सीने का उठान दिखाई नहीं दे रहा है तो बचाव की सांसें प्रभावी नहीं हैं। इसका तात्पर्य है कि या तो मुंह से मुंह की सील उपयुक्त नहीं है, बचाव की सांसों में पर्याप्त बल नहीं है या वायुमार्ग खुला नहीं है। अपनी उंगलियों से नरम ऊतकों को दबाने से बचें क्योंकि यह वायुमार्ग को बाधित कर सकता है। बचाव सांस देने से पहले एक गहरी सांस लें। कभी भी 2 बार सांस यानी एक के बाद एक सांस बिना गहरी सांस खुद लिए पीड़ित को न दें क्योंकि ऑक्सीजन का संकेंद्रण कम होता है।
प्रत्येक सांस 1 सेकंड से अधिक दी जानी चाहिए। इस प्रकार इस खंड में हमने सीपीआर और सीपीआर प्रदर्शन करने की प्रक्रिया के बारे में बात की। अब हम रिकवरी की स्थिति पर चर्चा की ओर आगे बढ़ेंगे। अपनी प्रगति की जांच करें। एक सत्य या असत्य। 2 बचाव सांसों को एक साथ दिया जाना चाहिए। सत्य बटा असत्य। सीने में उठान से पता चलता है कि बचाव की सांसें प्रभावी हैं। सत्य बटा असत्य। व्यक्ति को पुनर्जीवित करने में अकेले सीने का संपीड़न प्रभावी हो सकता है। सत्य बटा असत्य। घुमावदार संचलन वायुमार्ग को साफ करने में मदद करता है। सत्य बटा असत्य। सीपीआर देते हुए कंधों से बल लगाएं। सत्य बटा असत्य। 7.4 रिकवरी की स्थिति। इस भाग में हम रिकवरी की स्थिति की भूमिका और रिकवरी की स्थिति में किसी पीड़ित को रखने हेतु उद्देश्य और प्रक्रिया पर प्रकाश डालेंगे। 7.4 1 संकल्पना। संकल्पना और उद्देश्य। एक गैर प्रतिक्रियाशील व्यक्ति में मांसपेशियों की रंगत खो जाती है, जिससे वे ढीले पड़ जाते हैं। इसी तरह जीभ, जो निचले जबड़े से जुड़ी होती है, भी शिथिल और पिलपिली हो जाती है। यह पीछे की ओर गिर जाती है और वायुमार्ग को बाधित कर देती है। आप पिछले खंड में पढ़ चुके हैं कि एक गैर प्रतिक्रियाशील व्यक्ति में सिर को झुकाने और जबड़े को ऊपर उठाने की तकनीक का उपयोग करके वायुमार्ग को खोला और बनाए रखा जा सकता है। हालांकि एक गैर प्रतिक्रियाशील व्यक्ति जो सांस ले रहा है, उसके लिए सिर को झुकाने और जबड़े को ऊपर उठाने की तकनीक का कोई उपयोग नहीं है, और इस स्थिति में वायुमार्ग भी स्राव और मौखिक गुहा में एकत्रित किसी भी तरल पदार्थ रक्त द्वारा बाधित हो सकता है। ये स्राव किसी व्यक्ति के श्वसन मार्ग में अवरोध पैदा कर सकते हैं। इसलिए इन स्रावों को हटाने के लिए पीड़ित को ऐसी स्थिति में रखा जाता है जहां मुंह को खुला रखकर शरीर एक ओर लेटी स्थिति हो और ऊपरी पैर मुड़ा हुआ हो और निचले पैर को फैलाया गया हो। इस प्रकार स्राव मुंह से बाहर की ओर निकल सकता है। रिकवरी की स्थिति का उद्देश्य। रिकवरी की स्थिति श्वसन के अवरोध की रोकथाम द्वारा गैर प्रतिक्रियाशील परंतु सांस ले रहे पीड़ित में श्वसन को बनाए रखने में सहायता करती है। यह श्वसन में अवरोध पीड़ित की जीभ के कारण होता है, जो उसकी शक्तिप्रदता की कमी या मौखिक गुहा में एकत्र स्राव बटा तरल पदार्थ और रक्त के कारण वायुमार्ग में पीछे गिर जाती है। 7 अप्रैल 2002 प्रक्रिया। रिकवरी की स्थिति के लिए प्रक्रिया निम्नानुसार है। अपेक्षित सामग्री। इस गतिविधि के लिए आपके पास पीड़ित के रूप में अभिनय करने के लिए एक वॉलंटियर होना चाहिए। हालांकि उसे समझाया जाना चाहिए कि मुद्रा बदलकर उन्हें एक विशिष्ट स्थिति में रखा जाएगा। प्रक्रिया। चरण 1। वॉलंटियर को पीड़ित के रूप में अभिनय करने के लिए कहें। उसे अपनी पीठ के बल लेटने के लिए कहें। चरण 2। व्यक्ति के कंधे पर थपथपाएं और जोर से बोलें, हेलो, क्या आप ठीक हैं? यदि पीड़ित एक शिशु उम्र 0-1 वर्ष है, तो आपको उसके पैर की किसी भी एड़ी पर थपथपाना चाहिए। चरण 3। कौशल। यह प्रतिक्रिया की जांच करने में सहायता करता है। चरण 4। यदि व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं देता है, तो श्वसन की जांच करें। यदि श्वसन मौजूद है, तो पीड़ित को रिकवरी की स्थिति में रखें। चरण 5। पीड़ित के एक ओर अपने घुटनों के बल बैठें। अपने पास लाकर व्यक्ति का हाथ पकड़े और उसे उसके सिर के साथ सीधा ऊपर उठाएं। व्यक्ति का दूसरा हाथ लें, इसे कोहनी पर मोड़े और हाथ के पिछले हिस्से को अपनी ओर वाले गाल के सामने रखें। चरण 7। व्यक्ति के पैर आपके विपरीत वाला भाग को पकड़े और कूल्हे के जोड़ पर मोड़कर इसे ऊपर उठाएं। चरण 8।
व्यक्ति को कूल्हे और ऊपर उठे हुए पैर से पकड़े और अपनी ओर घुमाएं। चरण 9। अब व्यक्ति को अपनी कोहनी और घुटने के सहारे किनारे की पार्श्विक स्थिति में आराम करना चाहिए। कौशल: इन चरणों को सुचारू रूप से और तेजी से किया जाना चाहिए। चरण 10। रिकॉर्ड और रिपोर्ट करें। 7.4 3 सुरक्षा और सावधानियां। पीड़ित को केवल तभी रिकवरी की स्थिति में रखा जाएगा यदि वह प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है परंतु सांस ले रहा है। यदि कोई पीड़ित प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है और सांस नहीं ले रहा है तो तत्काल सीपीआर आरंभ किया जाना चाहिए। रिकवरी की स्थिति में पीड़ित की लगातार निगरानी करने की आवश्यकता होती है क्योंकि वह एक स्थिति से दूसरी स्थिति अर्थात गैर प्रतिक्रियाशीलता से प्रतिक्रियाशील होना या सांस लेने से सांस न लेने और विलोमतः में परिवर्तित स्विच कर सकता है। तदनुसार खंड 7.2 में की गई चर्चा के अनुसार उसे प्राथमिक चिकित्सा देखभाल प्रदान करनी होती है। 7.5 सारांश। इस व्यावहारिक इकाई में हमने सीपीआर देने और पीड़ित को रिकवरी की स्थिति में रखने की प्रक्रिया के बारे में अध्ययन किया। इसलिए जब कभी भी आपको आवश्यकता होती है तब प्राथमिक चिकित्सा प्रदाता के रूप में आपको आत्मविश्वास से पूर्ण और पीड़ित का आकलन करने के लिए कुशल होना चाहिए। अगली इकाई में हम पीड़ित के पुनर्जीवन में एडी के उपयोग पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।